नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और स्वराज करियर में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। स्वराज करियर में आज बात करेंगे युवाओं के भविष्य को लेकर। जी हां, युवा वर्ग ग्रेजुएशन के बाद खास चिंतित रहता है कि आखिर उसे कौन सी नौकरी करना चाहिए, नौकरी में चयनित होने के लिए क्या गुरु मंत्र होना चाहिए, प्रतियोगी परीक्षा में कैसे जल्द चयन होता है। ये तमाम तरह के सवालों को जानने का प्रयास करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद है अनिल सोनी जी, असिस्टेंट डायरेक्टर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के। अनिल कुमार सोनी जी की शिक्षा की बात करें तो एमएससी फिजिक्स, एमए हिंदी और संस्कृत साहित्य, पीजी, डीसी, एसए, पीएचडी अध्ययनरत है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार चयनित होते रहे हैं, जिसमें शिक्षक, फूड इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, जूनियर सप्लाई ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर महिला बाल विकास विभाग। वर्तमान में वो असिस्टेंट डायरेक्टर ओबीसी एंड माइनॉरिटीज के पद पर पदस्थ है। बहुत आपका चर्चा में स्वागत है स्वराज करियर में। अनिल कुमार सोनी जी, जी नमस्कार। सबसे पहले सर आज हम बात करेंगे, सबसे पहले आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपने 4 बार पीएससी क्लियर की है। आजकल के बच्चों की बात करें तो वो कोचिंग जाते हैं और तमाम तरह के उनके मन में सवालात होते हैं, तो क्या आपने सेल्फ आपने स्टडी की है या फिर किसी कोचिंग का आपने सहारा लिया है? जी मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें यदि कोई विद्यार्थी केवल उस सिलेबस को समझकर और विगत परीक्षाओं का क्या पैटर्न रहा उसको समझकर अध्ययन करता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और मैंने भी यही प्रयास किया, जैसा आपने बताया अभी 4 बार विभिन्न पदों पर मेरा चयन पीएससी के माध्यम से हुआ है और वर्तमान में हम शासकीय सेवा में 6ठे पद मतलब जॉब है मेरा। तो कंटिन्यू हम प्रयास करते रहे, स्वाध्याय किया और हर बार मैंने कोशिश की अपने आप को बेहतर करने की और उसका सुफल है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। जी बिल्कुल, आपने अपने बारे में बताया। यदि आज की बात करें, जो बच्चे हैं, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस उनके पास होते हैं कि वो चयन ही नहीं कर पाते हैं कि हम कौन से करियर की ओर जाए, कौन सा हम सब्जेक्ट चुने। तो आप क्या नसीहत देना चाहेंगे आज के बच्चों को? देखिए, मैं हमेशा एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ बच्चों को कि यदि आप मार्केट में जाते हैं एक छोटी सी ड्रेस खरीदने भी, तो क्या होता है, हम लोग 4 दुकानों को देखते हैं और जो हमें अच्छी लगती है हम उसको लेते हैं और फिर उसको पहले हम ट्राई करेंगे कौन सी ड्रेस हम पर सुटेबल है, किस तरह से, और उसके बाद हम उस ड्रेस का चयन करते हैं। और जब बात आती है करियर की तो हम क्या करते हैं कि हमारे पेरेंट्स की बात मानेंगे या हम हमारे सहपाठियों की बात मानेंगे या हमारे समाज में, और हम दूसरों को देखकर अपना निर्णय लेते हैं। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमें स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारी क्या क्षमताएं हैं, हमारी रुचि किस बात में है, हमें किस बात में आनंद मिलता है। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा चित्रकार हूं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि इस फील्ड में मेरे लिए संभावना है, तो मुझे उसी फील्ड में बढ़ना चाहिए। ठीक है ना? तो और अगर किसी की संगीत के क्षेत्र में रुचि है तो वो उस कोशिश करें कि उस पैशन को प्रोफेशन में बदल ले। और जो व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल लेता है, निश्चित मानिए वो अपने कार्य में बहुत आनंदित रहता है और वो उसमें सफलता के प्रतिमान स्थापित करता है। जी। लेकिन बार बार जो बच्चे से जब हम यदि बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि मुझे इस फील्ड में भी रुचि है, उस फील्ड में भी रुचि है। तो आपने कहा मूल्यांकन कैसे किया जाए? देखिए, मूल्यांकन का तरीका यह होगा कि मैं ये मानता हूं कि हम एक अपना स्वयं का एक क्वेश्चनर बनाएं और उसमें हम प्रश्न लिखें कि मुझे किस किस में क्या क्या रुचि है, क्या क्या अभिरुचियां हैं, उसके हम प्रोज और कॉन्स, हमारे सकारात्मक बिंदु और नकारात्मक बिंदु दोनों पर देखें कि यदि मैं ये फील्ड में जाता हूं तो मेरे लिए क्या संभावनाएं होंगी और उसमें कौन कौन सी विपरीत परिस्थितियां होंगी जिनका मुझे सामना करना पड़ेगा और उनमें मैं कैसे फेस कर पाता हूं, ये देखना होगा। अगर उसमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मान लीजिए लगता है, तो वो उस तरह की जॉब में जा सकता है। लीडरशिप है तो वो एमबीए कर सकता है, मैनेजमेंट के कोर्सेज में जा सकता है। यदि उसको साइंस में रुचि है या विज्ञान में रुचि है, इस तरह के कि वो मान लीजिए बीएससी कर रहा है, तो उसके बाद में वो किसी पैरामेडिकल कोर्सेज को कर सकता है, वो नीट के माध्यम से एमबीबीएस में और अन्य परीक्षाओं में चयनित हो सकता है। तो ये स्वयं को भी देखना पड़ेगा और फिर तुलनात्मक रूप से उसे बेहतर निकालना पड़ेगा कि विच इज बेटर फॉर मी।
जी जी बिल्कुल। यदि एजुकेशन कोचिंग की हम बात करें, काफ़ी महंगी हो गई है, और यदि कोई बच्चे की रुचि है कि वो पढ़ाई करे बट उसके पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि बहुत महंगी कोचिंग क्लासेस है, तो सेल्फ कैसे वो स्टडी करे? जी देखिए, सबसे पहले तो ये होगा कि मुझे ये तय करना होगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है ना। यदि मैंने अपने गोल को डिसाइड कर लिया और फिर ये तय कर लिया कि मुझे सिविल सेवा में जाना है मान लीजिए, तो मैं उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, ठीक है ना। और फिर क्या होगा कि हमें ये देखना होगा कि उसका परीक्षा का सिलेबस क्या है जी, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा का स्तर कैसा रहता है, उसको कैसे हम तैयारी करेंगे। तो उसके लिए जो स्टडी मटेरियल है वो हमें मानक स्टडी मटेरियल मिल जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, और आज के दौर में तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से हमें ये सब जानकारियां मिल जाती है, और हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो स्वाध्याय से भी, स्वयं के प्रयास से भी हम परीक्षाओं में चयनित हो सकते हैं। बिल्कुल सर, भोपाल से एक दर्शक जुड़ गए हैं, शिवम। शिवम, अपना सवाल कीजिए। जी मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो ये मैं जानना चाहूंगा पीएससी के लिए क्या तैयारी करूं, मैं कैसे तैयारी करूं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप मुझे बताएंगे कि आप किस वर्ग से के विद्यार्थी हैं? सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति? क्लासिफिकेशन में एक कारण से पूछ रहा हूँ। फोन कट गया है शायद शिवम का। शिवम को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन कर देता हूँ बात को, कि तैयारी की जब बच्चों की बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी बालक ने पूछा है, तो विभिन्न विभाग भी निःशुल्क प्रशिक्षण संस्थाएं चला रही हैं, जिसमें जैसे अगर मैं पिछड़ा वर्ग की बात करूं तो पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्य प्रदेश विभाग है, उसके माध्यम से भोपाल में ही एक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र भदभदा रोड पर स्थित है। वहां नियमित रूप से पीएससी की, एमपीपीएससी की कक्षाएं संचालित हैं। उसमें हमें आवेदन करना होता है, और वहां आवेदन में यदि आपका चयन हो जाता है तो उन बच्चों को वहां पर आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। वो बच्चे वहां रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, और उनको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल, बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है। तो ये जैसे पूछ रहे थे, तो ये वहां संपर्क कर सकते हैं और वहां से उनको निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल शिवम का ही हम उदाहरण लेते हैं सर, जैसे बहुत सारे बच्चे को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जिस आप प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। मेरा ये कहना होता है कि आज का जो बालक है, बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली है, ठीक है ना। तो तकनीक का प्रयोग जो है वो इस दिशा में करें कि आज वो फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो इन सब चीज़ों में हम ये देखें कि सरकार की विभिन्न, हर विभाग की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं, और उन वेबसाइट पे समय समय पर सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। वो रेगुलरली उन वेबसाइट को सर्च करें और देखें उनमें कि उनकी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ हम ले सकते हैं, क्योंकि सरकार पब्लिक डोमेन में हर चीज डेटा डालती है। बस केवल सर्च करना, हम किस दिशा में हमारी क्षमताओं का उपयोग कर रहे हैं। यदि वो इनका लाभ लेना चाहें तो बिल्कुल सभी शासकीय वेबसाइट है गवर्नमेंट की, चाहे वो हमने जैसे मैंने अभी बताया हमारे विभाग की, पिछड़ा वर्ग की, या ट्राइबल डिपार्टमेंट की हो, या जीएडी की हो, सभी साइट्स को आप देखते रहें समय समय पर, तो आपको बिल्कुल पूरी जानकारी उसके माध्यम से मिलेगी। बिल्कुल सर, एक बार फिर से शिवम जुड़ गए हैं। शिवम, सवाल कीजिए अपना। शिवम, सवाल कीजिए अपना। सवाल है जाति क्या? शिवम, आप कौन से वर्ग से आते हैं? सर का सवाल है ये। शिवम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज आप नेटवर्क में आइए और सवाल कीजिए अपना। चलिए सर, एक और सवाल है कि एजुकेशन सिस्टम की बात करें, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, स्कॉलरशिप स्कीम की जानकारी दीजिए। देखिए मैम, सरकार प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के उच्च शिक्षा के लिए कृत संकल्पित है, और इसके लिए प्रत्येक विभाग के माध्यम से, देखिए अगर हम आरक्षित वर्ग में, तो पिछड़ा वर्ग के लिए भी हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं। यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति या जनजाति का है तो संबंधित विभाग जो है उन बच्चों को सभी प्रकार की पिछड़ा वर्ग के समान ही प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करता है। यदि वो सामान्य वर्ग भी है तो उसके लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना है। यदि वो अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उसके लिए भी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्तियां हैं। तो योजनाएं तो पर सभी वर्गों के लिए। बच्चों को यदि हमने जैसे अभी बताया
कि वो अपने आप को अपडेट रखे। हर कॉलेजेस में जो स्कॉलरशिप सेल होता है वहां संपर्क करे और संपर्क करके वो संबंधित जो शिक्षक है या अपने प्रोफेसर्स हैं उनसे जानकारी प्राप्त करके उस आवेदन को ऑनलाइन करें तो निश्चित रूप से उनको उसका लाभ मिलेगा। और बिल्कुल, भोपाल से सर एक और दर्शक जुड़ गए हैं। अजय अपना सवाल कीजिए। ये जानना चाहूंगा कि सर पीएससी में करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं दो बार पहले परीक्षा दे चुका हूँ लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। स्पष्ट थोड़ा एक बार फिर से अजय अपना सवाल रिपीट कीजिए। सर पीएससी करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए रामबाण क्या है जी, इससे चयन हो जाए। बहुत अच्छा आपने कहा, रामबाण क्या है। एक रामबाण, आप कुछ ना करें, सबसे पहले हम बात करें पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की। देखिए आप जानते हैं 3 स्तर होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। ठीक है, जो जितने पद विज्ञप्ति में जारी किए जाते हैं उन पदों का 15 गुना विद्यार्थियों का चयन करके प्रारंभिक परीक्षा से उनका चयन होता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूं कि 100 पदों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है, तो प्रारंभिक परीक्षा में कुल आवेदित विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम देंगे उनमें से 1500 बच्चों का वो चयन करेंगे। फिर जो मुख्य परीक्षा के लिए वो अर्हतादायी होंगे 1500, वो जब परीक्षा देते हैं तो फिर 3 गुना पदों का जो है उनमें से चयन होता है और वो साक्षात्कार के लिए पहुंचते हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा चूंकि आप जानते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है और उसमें क्या है कि वस्तुनिष्ठ के साथ साथ ये देखना होगा कि किस प्रकार का वेटेज और किस प्रकार का पैटर्न परीक्षा में चल रहा है। तो आजकल क्या है कि केवल आप अगर ये सोचेंगे कि तथ्यात्मक फैक्ट आपने याद कर लिए और उसके आधार पर करेंगे, नहीं, उसके साथ साथ आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। सही और गलत का चयन आपको होगा, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि पिछले सालों के पेपर को आप तैयार कर लें। मैं एक बहुत अच्छा रामबाण जो शब्द कहा, आप कुछ मत कीजिए, पिछले 10 साल के जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनका चयन करें और उन क्वेश्चंस को बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैं मान के चलता हूं 40 से 50% क्वेश्चंस उन्हीं में से रिपीट होते हैं, उन्हीं के आधार पर आपका चयन निश्चित हो जाता है। साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए अच्छे अपने आप को अपडेट रखें। करंट अफेयर्स के साथ साथ चूंकि मध्य प्रदेश सरकार के लिए एमपी पीएससी है तो एमपी का जीएस तैयार करें खास करके। बिल्कुल अजय, धन्यवाद आपका स्वराज करियर से जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक विकास भी जुड़ गए हैं। विकास, कहां से आप बात कर रहे हैं, सवाल कीजिए अपना। मैम विकास इंदौर से। विकास इंदौर से जी। मैम मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और वर्तमान में जैसे बेरोजगारी की समस्या है उसमें किस विभाग में नौकरी का अवसर ज्यादा है? देखिए सभी विभागों में पर्याप्त जो है वैकेंसीज हैं, नौकरियां हैं और उनके लिए समय समय पर विज्ञापन जारी होते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें हम जैसे कि शासकीय क्षेत्र में अभी बैंकिंग सेवा में बहुत स्कोप है। यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप जो है अपने आप को तैयार करने के लिए आईबीपीएस के माध्यम से जो है बैंकिंग सेक्टर्स में भी जा सकते हैं और उसके लिए तैयारी करें। उसके लिए आपकी लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स तीनों स्ट्रांग होने चाहिए और जीएस का जो है पोर्शन होता है। और इसी प्रकार से यदि आप मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी शासन जो है समय समय पर विज्ञप्ति जारी करती है जिसके माध्यम से शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 के लिए पदों का चयन हो रहा है। आप बीएड कर लें और बीएड के बाद आप शिक्षक के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। और तो महत्वपूर्ण ये होता है कि आपकी रुचि क्या है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या है। और यदि आप प्रतिभाशाली हैं और आप अपने आप में विश्वास रखते हैं, इतना आपको आत्मबल है, तो आप बिल्कुल तैयारी करें सिविल सर्विसेज के लिए और आप एमपीपीएससी और यूपीएससी के माध्यम से प्रशासन में जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका अजय। विकास, स्वराज करियर से जुड़ने के लिए। सर एक और सवाल है कि पिछड़ा वर्ग के लिए वर्तमान में कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं? देखिए मैम, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जैसे मैंने अभी बताया था कि हम छात्रवृत्ति योजना देते हैं। तो छात्रवृत्ति भी 2 प्रकार की। एक तो मैंने बताया कि हम स्कूल शिक्षा के विद्यार्थी को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और जो गवर्नमेंट शासकीय संस्थाओं में या किसी केंद्रीय संस्था में अगर कोई भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मतलब अध्ययन करता है किसी भी कोर्स में तो हम उसको पूरी छात्रवृत्ति देते हैं। और निजी संस्थाओं में भी हम विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। उसका एक क्राइटेरिया होता है कि गवर्नमेंट संस्थान में जो फीस होती है वो पूरी उनको भुगतान की जाती है। एक और दर्शक जुड़ गए हैं सर बीना से, बसंत सवाल कीजिए अपना। सर मेरा एक भतीजा है अनंत राज जी, अभी उसने 10th पास किया है, तो सर थोड़ा गाइड करेंगे कि उसको किस फील्ड आना चाहिए?
देखिए बच्चा चूंकि 10th पास हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको ये बच्चे में भी देखना पड़ेगा कि बच्चे की अभिरुचि किस फील्ड में है। उस आधार पर आप उसे 11th में सब्जेक्ट दिलवाइए, ठीक है। यदि उसका मैथ्स स्ट्रांग है, आपको लगता है कि ये गणित इसका अच्छा है और इस में अच्छा कर सकता है, तो आप पीसीएम के साथ में उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दिलवा कर उसको आगे बढ़ाइए और उसके बाद आप उसको इंजीनियरिंग के फील्ड में दे सकते हैं, भेज सकते हैं। बीटेक वो करता है तो उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। और साथ ही साथ अगर उसकी बायोलॉजी में रुचि लगती है आपको कि नहीं, उसकी रुचि प्रकृति में है, उसको जीव जंतुओं में रुचि अच्छी है, या वो चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा कर पाएगा, तो आप उसकी अभिरुचि के आधार पर निर्णय करते हुए पीसीबी दिला सकते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अगर आपने साइंस स्ट्रीम का बच्चा है तो आप साइंस स्ट्रीम दिलाइए। और यदि लगता है कि नहीं, इसमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छा है, या मैनेजमेंट स्किल अच्छी है, या इसका कॉमर्स व्यापारिक क्षेत्र में काम अच्छा कर सकता है, तो आप बीकॉम के लिए कॉमर्स स्ट्रीम में भेज सकते हैं बच्चे को, जिसमें वो सीए के लिए भी तैयारी कर सकता है भविष्य में और बहुत अच्छा स्कोप है। या आर्ट्स में भी प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयार कर सकता है। तो ये थोड़ा सा निर्भर भी करेगा कि बच्चे में क्या अभिरुचि है और बच्चे की दक्षता क्या है। उसका 10th का रिजल्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट में किस में अच्छे मार्क्स हैं, उस आधार पर उसको सब्जेक्ट दिला के आप उसको आगे की दिशा कर सकते हैं। जी, धन्यवाद आपका बसंत। सर, बड़े बड़े कोचिंग जाने के बावजूद जो बच्चे हैं प्रतियोगी परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं, इसका क्या कारण माना जाए कि 8-8 घंटे जो बच्चे होते हैं उन्हें कोचिंग क्लासेस पढ़ाया जाता है, फिर खुद भी घर पर वो पढ़ते हैं लेकिन सफलता हासिल नहीं कर पाते और फिर काफी मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वास्तव में मैं एक बात मानता हूं कि पढ़ाई का मूल्यांकन उसके घंटों से नहीं होता कि वो कितने घंटे पढ़ रहा है, वो कितना पढ़ रहा है क्या। और आज के दौर में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई है कि हमारे पास में इतना स्टडी मटेरियल है कि हमें ये चयन करना होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो होता क्या है, जब बच्चा कोचिंग में जा रहा है तो कोचिंग में क्या स्थितियां होती है आप भी जानते हैं कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे बैठे हुए हैं क्लासेस में। तो जो बच्चे डिवोशन के साथ में तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उनने लक्ष्य बना रखा है, तो ऐसे बच्चे निश्चित रूप से क्या होता है, आगे बैठ जाते हैं। बाकी के बैक बेंचर हैं तो उनका पूरा कंसंट्रेशन उस पर हो ये आवश्यक नहीं है। तो इसलिए सबसे जरूरी ये होता है कि जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं उसका स्वाध्याय स्वयं भी करें, और यदि आपने उसको समुचित रूप से ध्यान दिया तो निश्चित रूप से मानिए कि आपको बहुत कम समय में आप बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। जी ये बिल्कुल सर, इससे पहले भी 2 सवाल मैं आपसे कर चुकी हूँ सेल्फ स्टडी को लेकर। क्या वाकई में सेल्फ स्टडी इतना आसान होता है कि हम सेल्फ स्टडी करके सफलता पा सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा जो उसमें पास हो सकते हैं? क्योंकि आजकल मन में लोगों ने बैठा लिया कि नहीं, कोचिंग है तभी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। जी देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप देख लीजिए जितने टॉपर्स निकल के आ रहे हैं वो अगर आप उनसे बात करेंगे तो उन्होंने मैक्सिमम समय जो है स्वाध्याय के लिए दिया है, स्वयं ने तैयारी की है। हाँ, हो सकता है कि कुछ समय उन्होंने कोचिंग के माध्यम से अपने आप को तराशने की कोशिश की है, ठीक है। होता क्या है, जैसे मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं कि अंगारे होते हैं, यदि उन अंगारों को फैला दिया जाएगा तो क्या होगा, उन पे धीरे धीरे राख जम जाती है, ठीक है ना। और यदि उन्हीं अंगारों को एकत्रित कर लिया जाए और थोड़ी सी हवा दे दी जाए, देखिए कैसे ना धधक जाते हैं जी। बस वही है कि हमारी अंतर्निहित क्षमताएं जो होती है, यदि हमने उनको फैला दिया हर दिशा में तो क्या होगा, उन क्षमताओं का धीरे धीरे ह्रास हो जाएगा, क्षय होगा। और यदि हमने सारी क्षमताओं को एक ही जगह कंसंट्रेट कर दिया और फिर देखें अगर प्रयास किया, वो कहते हैं ना, सेट योर गोल एंड ट्राई टू अचीव इट, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। बिल्कुल, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर से जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी, सवाल कीजिए। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं राजेंद्र सोलंकी बोल रहा हूँ सर। जी सर, पीएससी की तैयारी करना तो कितना समय टाइम लगेगा? देखिए, पीएससी आप छत्तीसगढ़ पीएससी की पीसीएस की बात कर रहे हैं या एमपीपीएससी की? सर, एमपीपीएससी की। अच्छा, एमपीपीएससी के लिए बिल्कुल। तो देखिए, एमपीपीएससी के लिए यदि आपकी तैयारी, देखिए वास्तव में तैयारी मैं मान के चलता हूं कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही प्रॉपर तैयारी होने में तो हमारा 10th के बाद ही डिसाइड हो जाना चाहिए, पर कम से कम ग्रेजुएशन के बाद आपने यदि तैयारी शुरू कर दी तो आपको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 1 साल की तैयारी आपने स्वाध्याय कर लिया तो आपका चयन निश्चित है। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तब आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट आपके लिए कहीं ना कहीं उनमें से एक सब्जेक्ट जो होगा आपके मेंस के लिए आपका स्पेशल सब्जेक्ट होगा, तो आप उसी को तैयार करके साथ साथ चलेंगे। और कंटिन्यूअसली यदि आपका जनरल स्टडीज अच्छा है, उस पर अच्छी कमांड है,
चूंकि एमपीपीएससी में 30 से 40% प्रश्नों का जो वेटेज होता है वो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित होता है, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या है, मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर कैसा है। ये सारी चीजें यदि आप देखेंगे तो इसमें से काफी प्रश्नों का जो है समावेश उसमें किया जाता है। तो इसको वेटेज देते हुए आप बाकी के सब्जेक्ट्स की भी तैयारी साथ साथ करते रहें। करंट अफेयर्स पे पूरा ध्यान रखें अभी, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से उसमें चयन हो पाएंगे। जी बिल्कुल सर, आप पिछड़ा वर्ग विभाग के अधिकारी हैं, तो एक सवाल ये है पिछड़ा वर्ग से कि योजनाएं तो सरकार लागू करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें वहां पर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, बिल्कुल योजनाओं की। जी जैसा अभी मैंने बताया था कि योजनाओं के सम्यक जानकारी के अभाव में वास्तव में कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो वास्तविक लाभार्थी है वो लाभ नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से आज जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से, या मैंने जैसे बताया था कि विभागीय जो हमारी वेबसाइट्स होती है उसके माध्यम से समय समय पर जो भी हम योजनाएं संचालित करते हैं उनके समाचार पत्रों में हम विज्ञप्ति भी जारी करते हैं। उनके माध्यम से यदि व्यक्ति जागरूक है और वो थोड़ा सा प्रयास करे इन चीजों पर ध्यान देने का, तो निश्चित रूप से वो सारी जानकारियां उसे प्राप्त होगी समय पर और वो उनका लाभ ले पाएगा उन योजनाओं का। जी बिल्कुल सर, यदि आपकी ही बात करें फिर से मैं पहले सवाल पर आऊंगी कि आपका क्या कुछ पैटर्न था सेल्फ स्टडी करने का, ताकि जो आज के बच्चे हैं जो समझते हैं कि कोचिंग जाने से ही हमको सफलता मिलेगी। देखिए, अगर मैं तैयारी की बात करूं तो चूंकि मैं लगभग 12 साल तक शिक्षक के दायित्व का मैंने निर्वहन किया, फिजिक्स में मेरा एमएससी रहा, हिंदी और इंग्लिश संस्कृत में मैंने पीजी किया, तो चूंकि पढ़ाई के प्रति निरंतर रुचि रही और एक आदत थी, तो कंटिन्यूअस स्टडी। तो क्या होता है कि कुछ होते हैं अवसरवादी कि परीक्षा आ रही है और परीक्षा आ रही है तो उसके पहले वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन यदि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो मैंने इसी बात का ध्यान रखा कि मैंने पढ़ाई को अपनी आदत समझा और साथ साथ मैंने क्या किया, जैसा अभी मैं बता रहा था कि मैंने अब सिलेबस को ध्यान में रख के अपनी तैयारी की, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का पूरा मूल्यांकन किया, प्रश्न पत्रों के आधार पर उस स्वरूप को जानने की कोशिश की, किस तरह की डिमांड होती है प्रश्नों की, और उस आधार पर स्वयं के नोट्स बनाए। देखिए, अगर आपने स्वयं के नोट्स बनाए, आपके पास किताबें बहुत होगी, सैकड़ों होगी, आप उन किताबों को पढ़ेंगे, लेकिन अगर उन पढ़ने की बजाय आपने स्वयं लिखा है, स्वयं ने अपने नोट्स बनाए हैं और उसके आधार पर आप तैयार करेंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप, क्योंकि आपको मेंस में लिखना होता है और चूंकि आपको लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव आते हैं, तो वो तभी संभव है जब आपने लिखने की प्रैक्टिस लिख कर की हो। तो ये बातें मैंने ध्यान रखी और इसी आधार पर पूरी तैयारी की और उसका सफलता मुझे प्राप्त हुई। बिल्कुल सर, आप कविता भी लिखते हैं, तो एक मोटिवेशनल कविता कह दीजिए, क्योंकि जो असफल हो जाते हैं या जो सोचते हैं हमें सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, बच्चों से तो मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि बड़ी ढीठ है चाहतों की चिरैया, कि बड़ी ढीठ है चाहतों की चिरैया, ये धरा ही नहीं गगन मांगती है, और सफलता नहीं मिलती राह चलते, सफलता कठिन परिश्रम मांगती है। तो हमें कठिन परिश्रम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वह पथ क्या, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब बाधाएं प्रतिकूल न हो। तो हम विपरीत परिस्थितियों में अनुकूल परिस्थितियां तलाशें, स्वयं मेहनत करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, और यदि हमने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और उस दिशा में सार्थक प्रयास किया तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होगा जिसे आप प्राप्त न कर सकें। आपका बहुत धन्यवाद सर स्वराज करियर में आने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे हमारे साथ पिछड़ा वर्ग विभाग के अधिकारी अनिल सोनी जी, और हमारे तमाम सवालात जो हैं उनके जवाब दिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।